अस्सलाम वालेकुम। आइए वीवर्स, आगे बढ़ाते हैं हमारे सिलसिले तज्ज़िये कुतुब को, जिसमें कि हम किसी एक यूनानी किताब का तज्ज़िया करते हैं, यानी कि उस किताब की समीक्षा करते हैं। और उस किताब को हम रिव्यू करते वक्त एक क्रिटिक की नज़र से देखते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब है जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना, जो अच्छा है उसको अच्छा कहना, जो कमी है उस कमी को बताना। तो आज बात करते हैं हम बयाज़ कबीर की। बयाज़ कबीर एक बहुत ही मशहूर, मारूफ और मुफीद किताब है। इनफैक्ट यूनानी की किताबों में सबसे मशहूर नामों में से एक नाम है बयाज़ कबीर। ये हकीम कबीरुद्दीन साहब अंसारी ने लिखी थी 1921 में, पब्लिश हुई थी इनफैक्ट इस ईयर में। ये बिहार के रहने वाले थे, ज़िला मुंगेर। इनका यूनानी पर बहुत एहसान है। इनफैक्ट ये इंडिया में अपने दौर के वो अहमियत रखते हैं, वो हैसियत रखते हैं जो कभी बगदाद में फ़ारसी से अरबी या यूनान से अरबी कुतुब को तर्जमा करने में उस दौर के अतिबा ने किया था। अगर ये इस काम को नहीं करते तो आज उन किताबों को जो फ़ारसी और अरबी में थी पढ़ने वाले गिने चुने होते और गिनी चुनी ही किताबें होती। लेकिन इन्होंने फ़ारसी से उर्दू में, अरबी से उर्दू में इनका तर्जुमा करके यूनानी को समझने में और इसकी फ़रोग़ में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 1921 में इन्होंने इस बयाज़ कबीर के 3 हिस्से शाये किए थे, प्रिंट हुए थे, जिसमें पहला हिस्सा मतब यानी इलाज और मुआलजे से ताल्लुक़ रखता है, और ये पहले 5 जो एडिशंस थे इसके वो फ़ारसी में थे। बाकी दूसरा और तीसरा जो इसका हिस्सा था वो उर्दू में ही था। उनकी दलील इस बारे में ये थी कि चूँकि 1921 तक हिंदुस्तान में तकरीबन तमाम अतिबा फ़ारसी की किताब ही पढ़ा करते थे, फ़ारसी के नुस्खे ही देखा करते थे, फ़ारसी को ही एक आम ज़ुबान थी जो इस तरह से इस्तेमाल की जाती थी। इसीलिए जब इलाज मुआलजे और नुस्ख़ाजात की बात थी तो वो फ़ारसी में होती थी। लेकिन चूँकि उससे थोड़ा सा जो दर्जा जब मुरक्कबात और सैदला की होती है तो वो बात पहुँच जाती है सैदली तक तो वो उर्दू में लिखा गया था। इस तरह से इस किताब में नुस्ख़ाजात और उसूल इलाज, तरीक़ा इलाज बहुत अच्छे हैं, नुस्खे बड़े मुफीद हैं, कारआमद हैं, बहुत अच्छे हैं जगह। लेकिन इस किताब में बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा कि अलामात और असबाब। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किताब को पढ़ने से पहले आपने और भी दूसरी किताबें पढ़ रखी हों जहाँ पर कि आपने किसी भी मर्ज़ के असबाब और अलामात को की जानकारी ले रखी है, तब आप यहाँ नुस्ख़ाजात के लिए आते हैं। आम तौर से ये माना जाता है कि ये एक प्राइमरी किताब है और इसको नए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन लोगों की पहले से इलाज और मुआलजे के मामले में पकड़ है और अलामात और असबाब को समझते हैं और वो मर्ज़ की तशख़ीस कर लेते हैं या मर्ज़ को के नाम से जानते हैं, चाहे वो जैसे मिसाल के तौर पे इस्तिस्क़ा की बात करें तो इस्तिस्क़ा का ज़िक्र आता है तो इस्तिस्क़ा का उसूल इलाज और नुस्ख़ाजात और दवाएं ज़िक्र हैं, लेकिन उसकी अलामात और वजूहात नहीं हैं। इसी तरह चाहे वो सैनुर रहम हो या यरकान हो या और बहुत सारी कहीं कहीं पे अलामात और उसबाब मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर में नहीं हैं। तो ये इस किताब की हम कमी नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो अतिबा फ़ारसी पढ़ते थे और जो अपना मतलब चला रहे थे वो पहले से दूसरी किताबों से उस मर्ज़ के बारे में जानते थे, उस मर्ज़ को वो अलामात और असबाब की बुनियाद पर तशख़ीस कर लेते थे, और उसके बाद जब उनको नुस्ख़ों की ज़रूरत होती थी तो वो इस किताब की तरफ रुजू होते थे। तो इस तरह से अगर हम उस तरह से सोचते हैं कि यहाँ पे असबाब अलामात नहीं है तो ये कमी है, वो दीगर बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह ये है। दूसरी तरफ जब इस किताब में मुरक्कबात लिखे गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मुरक्कबात हैं जिनकी के बनाने की तरकीब, उन दवाओं का नुस्खा सब कुछ तफसील से है। और ये दूसरा वॉल्यूम है इस किताब का,
तीसरे वॉल्यूम में जो है वो सैदला से रिलेटेड है, यानी कि दवा साजी, दवा बनाने का तरीक़ा किस तरह से होता है। वहाँ पे फिर न सिर्फ दवा बनाने का तरीक़ा बताया है बल्कि इस्तिलाहात जो है हमारे यहाँ, टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया गया है। जो हमारे यहाँ इसके लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनका भी जिक्र किया गया है। और यूनानी दवा साजी का तकरीबन हर जो फील्ड है वो डिस्कस किया गया है, चाहे वो कुश्तजात की बात हो, चाहे गुलकंद बनाने की बात हो, चाहे शरबत बनाने की बात हो, या इतरीफल बनाने की बात हो, या सफ़ू बनाने की बात हो, कोई सी भी किसी भी चीज़ की बात हो, या गोलियों पे वर्क चढ़ाने की बात हो, सब कुछ यहाँ पे तीसरे वॉल्यूम में इन्होंने बयान किया है। और इसमें एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो मफरद अदवियाँ हैं उनके औज़ान, वज़न, वेट्स भी लिखे हुए हैं। चूँकि हिंदुस्तान में दो घराने हुए हैं जो मतलब लखनऊ और दिल्ली, तो दोनों के थोड़े थोड़े डिफरेंस पाया जाता है, दोनों को लिखा है उन्होंने, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अदविया मुरक्कबा जो कंपाउंड्स प्रिपरेशंस है उनका भी दोनों जो मतलब है लखनऊ और दिल्ली की, उनके हिसाब से उनके वज़न लिखे हैं, जो डोज है वो लिखी है। और एक ज़मीमा ये भी है, एडेंडा इस तरह का भी है कि जहाँ पे मर्ज़ और उसमें इस्तेमाल होने वाली दवाएं, मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखेंगे कि ज़ौफ़ दिमाग, तो ज़ौफ़ दिमाग से रिलेटेड, ज़ौफ़ मैदा तो उससे रिलेटेड, इसहाल तो उससे रिलेटेड, नज़ला तो नज़ले से रिलेटेड, जो भी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसकी, इस किताब की। और इसके अलावा इस किताब में जो दवाएं इस्तेमाल हुई हैं, जो दवाओं के नाम इस्तेमाल हुए हैं, उनके दूसरे नाम भी तफसील से दिए गए हैं, और जो टर्म्स यूज़ किए हुए हैं, इस्तिलाहात, उनको भी बयान किया गया है। ये इस किताब की एक बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी किताब है। हकीम साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। ये एक बहुत ही काबिल शख्सियत थी। ये बिहार में पैदा हुए थे, उसके बाद दिल्ली में सारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं पहले के, किंग कॉलेज लखनऊ के एग्ज़ाम पास कर, मेडिकल कॉलेज नहीं, किंग कॉलेज जो स्टडी के लिए था, वहाँ पास करके फिर ये दिल्ली आए। दिल्ली में आकर के इन्होंने तिबिया कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ इनके उस्ताद के नाम में ख़ास तौर से ज़िक्र करना चाहूँगा, हकीम ग़ुलाम जीलानी साहब, हकीम अजमल ख़ान साहब, हकीम अब्दुल मजीद ख़ान साहब। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस शख्स के को ऐसे उस्ताद मिल जाएँ उसको तो हीरा बनना ही था, उसको तो चमकना ही था। हालांकि अपनी सलाहियतें भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने लाहौर से ज़ब्ततुल हुक्मा की डिग्री भी पास की। बहुत ही काबिल और पढ़े लिखे हकीम थे। बहुत सारी किताबों को, अरबी और फ़ारसी की किताबों को उर्दू में मुंतक़ल किया गया। और लेकिन जैसा कि हमेशा होता रहा है, दुनिया में हमेशा ही होता है, हर किसी काबिल शख्स के साथ ऐसा होता है कि जब ये आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बत कॉलेज में मुदर्रिस थे, लेक्चरर थे, तो वहाँ कुछ मुद्दत के बाद लोगों ने उनके अगेंस्ट हो गए और वहाँ से उनको जाना पड़ा। फिर उसके बाद ये हैदराबाद निज़ामिया तिब्बत कॉलेज में वहाँ के निज़ाम ने उनको वहाँ बुलाया। वहाँ ये बहुत टाइम तक वाइस प्रिंसिपल की हैसियत से रहे और बहुत कुछ सुधार किए, लेकिन वहाँ भी फिर कुछ टाइम बाद कुछ लोग मुखालिफ हो गए और फिर उनको वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर ये दिल्ली तिब्बत कॉलेज में आए, यहाँ भी फिर कुछ ऐसा ही मसला हुआ, फिर ये छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद अलीगढ़ तिब्बत कॉलेज में हकीम अजमल खां अलीगढ़ तिब्बत कॉलेज में कुछ टाइम तक रहे, तदरीस रहे, वहाँ फिर कोई मसला हुआ लोगों, और उसके बाद फिर ये दिल्ली चले गए और फिर महकमा तर्जुमे हमदर्द में ये वाबस्ता हो गए और उसके बाद यही काम अंजाम देते रहे तमाम उम्र। तो हकीम साहब की उम्र 82 साल की थी और 82 साल में उन्होंने 82 यानी 82 की एज में 82 बुक्स उन्होंने लिखी। तो ये होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन होता है कि कोई भी काबिल शख्सियत को एक जगह रहने नहीं दिया जाता है और ये एक नॉर्मल सी बात है। बहरहाल हम एक बार फिर से बयाज़ कबीर की बात अगर करें तो वो बयाज़ कबीर हकीम कबीरुद्दीन साहब की एक ऐसी किताब है जो हर किसी यूनानी के चाहने वाले को यूनानी के
پریکٹیشنر کو پڑھنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ کوئی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر چکے ہوں تب یہ سمجھ میں آتی۔ اکثر ہوتا کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے لوگ بیاض کبیر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نئے اطباء، اور پھر جب ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس میں تو یہ نہیں۔ جو کتاب جس نظریے سے جس مقصد کے لکھی گئی ہے اس کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں تو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ چونکہ کتاب لکھنے والا ایک ذہین انسان ہوتا ہے، چونکہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم جلدی سے اس کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں نیگیٹو سینس میں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ سوال ایک بہت ضروری چیز ہے۔ کلاس میں بھی سوال جواب ہونے چاہیے، جب تک سوال جواب نہیں ہوں گے جو بھی کچھ پڑھایا لکھایا جاتا ہے اس کا بہت فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طرح سے اور جگہ بھی سوال جواب ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سوال ہم سے فی الحال یہ کرے کہ کیا آپ کے پاس بیاض کبیر ہے، تو ہم دکھا سکتے ہیں کہ جی ہاں بیاض کبیر ہمارے پاس ہے۔ پھر سوال اگر اٹھتا ہے تو کیا آپ نے بیاض کبیر پڑھی؟ جی ہاں ہم نے پڑھی اور کئی بار پڑھی۔ تو کیا بیاض کبیر کو پڑھنے کے لیے جتنی صلاحیت یا زبان کی ضرورت ہے کیا وہ ہے؟ الحمدللہ ہے۔ تو اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھی۔ تو اس طرح کا ایک جو سوال ہے اور جواب ہے یہ ہونے چاہیے سب جگہ۔ شاید یہ کوریلیٹ نہ ہو پا رہے ہوں فی الحال، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو میں اب تمام ہی یونانی کے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بیاض کبیر کو بھی پڑھیں، لیکن ان جنرل یونانی کی کتابوں کو پڑھنا شروع کریں، کتابوں کو پڑھنا شروع کریں، نہ کہ پی ڈی ایف کو۔ آپ یوں سمجھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ پی ڈی ایف یعنی کہ موبائل یعنی کہ اسکرین، تو اسکرین پہ تو ہم ویسے ہی بہت ساری وجوہات سے بہت سارا ٹائم لگاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم کتابیں پڑھیں تو ہماری آنکھوں کو بھی آرام ملے اور ذہن میں زیادہ بات رکے اور نقصان کم ہو۔ اور پی ڈی ایف میں آپ اتنا ٹائم نہیں لگا پاتے ہیں، اتنے ڈیٹیل میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، چاہے ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن کتابوں کو کتاب رہنے دیجیے اور کتابوں کا مطالعہ شروع۔ اور میری یہ ایک مہم ہے، انشاءاللہ میں اس مہم کو چالو رکھوں گا، اور میں یہ دیکھوں گا انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ہمارے یونانی والے پھر سے پڑھنا شروع کریں گے، سب پھر سے پڑھنا شروع کریں گے، سب کے پاس یونانی کی کتابیں ہوں گی، انشاءاللہ ایک دن آئے گا۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔